10 ऐसे नेता जो चुनाव हारे पर जनता का दिल जीत लिया। नंबर 10 स्मृति ईरानी जी। 2014 का वो लोकसभा चुनाव याद है जब स्मृति ईरानी जी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत और अजय माने जाने वाले गढ़ यानी अमेठी में सीधे राहुल गांधी जी के खिलाफ ताल ठोक दी थी। उस वक्त राजनीति के बड़े बड़े पंडित और एक्सपर्ट्स हंस रहे थे कि दीदी कहाँ शेर की मांद में हाथ डाल रही हो। नतीजा वही हुआ जो सब सोच रहे थे। स्मृति ईरानी जी चुनाव हार गईं, लेकिन असली ट्विस्ट तो इस हार के बाद आया जहां हमारे देश के बाकी नेता चुनाव हारते ही बोरिया बिस्तर समेट कर दिल्ली की ठंडी हवा खाने या विदेश में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। वहीं स्मृति ईरानी जी ने अमेठी को अपना दूसरा घर बना लिया। वो हर छोटे बड़े सुख दुख में जनता के बीच जाकर खड़ी हो गई, मानो विरोधियों से कह रही हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। उन्होंने वहाँ की जनता का दिल इस कदर जीता कि ठीक 5 साल बाद यानी 2019 में उन्होंने उसी अमेठी के गढ़ में वो ऐतिहासिक करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे देश को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं हार कर भी बाजीगर बनना और जनता के दिल पर राज करना। नंबर 9 अरुण जेटली जी। साल 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर नहीं बल्कि एक भयंकर सुनामी चल रही थी, तब बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य, रणनीतिकार और संकट मोचक माने जाने वाले अरुण जेटली जी पंजाब की अमृतसर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। उनके सामने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। अब पूरे देश में तो हवा बीजेपी की थी, लेकिन अमृतसर की जनता ने जेटली जी को अंगूठा दिखा दिया और वो भारी वोटों से चुनाव हार गए। हमारे देश की राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि जो नेता चुनाव हार जाता है उसे पार्टी और जनता दोनों धीरे धीरे हाशिए पर धकेल देते हैं, लेकिन जेटली जी की कहानी बिल्कुल अलग थी। हार के बाद भी उनका रुतबा और सम्मान रत्ती भर कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी हार को बेहद शालीनता और हंसकर स्वीकार किया। इसके बाद देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई बार कड़े फैसले लिए जिसने देश की अर्थव्यवस्था का रुख बदल दिया। संसद के भीतर जब वो बोलना शुरू करते थे तो विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधर भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो जाते थे। जेटली जी ने यह साबित कर दिया कि चुनाव भले ही वोटिंग मशीन से जीते जाते हों, लेकिन असली सम्मान और काबिलियत और व्यवहार से कमाया जाता है। नंबर 8 ममता बनर्जी जी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी जी की। साल 2021 का बंगाल चुनाव तो आपको अच्छी तरह याद होगा ही, जो किसी सामान्य चुनाव की तरह नहीं बल्कि महाभारत के किसी महायुद्ध जैसा लग रहा था। ममता बनर्जी जी ने एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए अपनी पारंपरिक और सुरक्षित सीट को छोड़कर सीधे नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो भी अपने ही पूर्व सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी जी के खिलाफ। चुनाव प्रचार के दौरान उनके पैर में गंभीर चोट लगी, प्लास्टर चढ़ गया, लेकिन दीदी ने मैदान नहीं छोड़ा। व्हील चेयर पर बैठकर पूरे बंगाल में उन्होंने जो धुआंधार और आक्रामक प्रचार किया उसने इतिहास रच दिया। हालांकि नंदीग्राम की जनता ने उन्हें बेहद करीबी मुकाबले से हरा दिया, यानी दीदी खुद का चुनाव हार गई। लेकिन इस हार का आंसू बहाने या घर बैठने के बजाय उन्होंने अपनी पार्टी को पूरे राज्य में ऐसी प्रचंड और एक तरफा जीत दिलाई कि दिल्ली से आए सारे बड़े बड़े रणनीतिकार देखते रह गए। खुद चुनाव हार कर भी पूरे राज्य को अपने दम पर जीत लेना, यह चमत्कारी हुनर सिर्फ ममता बनर्जी जी के ही पास था। जनता ने उनके इस फाइटिंग स्पिरिट का लोहा माना और उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। नंबर 7 आचार्य जे.बी. कृपलानी जी। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटते हैं और चलते हैं साल 1961 के बॉम्बे नॉर्थ के उस मशहूर और ऐतिहासिक उपचुनाव में, जहां एक तरफ सत्ता के रसूख वाले देश के कद्दावर रक्षा मंत्री बी.के. कृष्ण मेनन जी थे और दूसरी तरफ गांधीवादी सिद्धांतों के पक्के और बेबाक नेता आचार्य जे.बी. कृपलानी जी थे। यह मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच का नहीं था, बल्कि यह एक अकेले ईमानदार सेनानी और पूरी सरकारी मशीनरी के बीच की जंग थी। नतीजा वही हुआ जो अक्सर ऐसे मुकाबलों में होता है। कृपलानी जी यह चुनाव हार गए क्योंकि सत्ता का जोर हमेशा भारी पड़ता है, लेकिन इस करारी हार ने उनकी छवि को धुंधला करने के बजाय और ज़्यादा चमका दिया। उन्होंने चुनाव हार कर भी भ्रष्टाचार और सत्ता के अहंकार के खिलाफ जो बिगुल फूंका था, उसने देश की आम जनता के दिलों में उनके लिए एक बेहद खास और सम्मानीय जगह बना दी। वो संसद के अंदर और बाहर लोकतंत्र की एक ऐसी गूंजती हुई आवाज़ बन गए जिससे तत्कालीन सरकारें भी कांपती थी। उन्होंने देश को सिखाया कि सत्ता के आगे सिर झुकाकर जीतने से कहीं बेहतर है अपने सिद्धांतों के साथ सिर उठाकर सम्मान से हार जाना। नंबर 6 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। साल 1962 का वो दौर था जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। पूरे देश में उनका ऐसा जलवा था कि कोई भी नेता उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन समाजवादी आंदोलन के जनक और प्रखर विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी बिल्कुल अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने एक निडर फैसला लेते हुए सीधे नेहरू जी के खिलाफ उनकी ही पारंपरिक फूलपुर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। उस समय राजनीति के जानकारों ने कहा कि लोहिया जी यह तो लोहे के चने चबाने जैसा आत्मघाती कदम है। नतीजा भी उम्मीद के मुताबिक ही रहा। लोहिया जी भारी अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन इस हार के भीतर देश के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई थी। लोहिया जी का एक मशहूर कथन था कि अगर संसद ठंडी हो जाए तो देश की सड़कें आवारा हो जाती हैं। नेहरू जी जैसे कद्दावर और ताकतवर नेता को उनके ही घर में
सीधी चुनौती देकर लोहिया जी ने देश के युवाओं को यह सिखाया कि लोकतंत्र में राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे सवाल पूछना और उसे चुनौती देना कितना जरूरी है। उनकी इसी बेबाकी और निडरता ने उन्हें जनता का असली मसीहा बना दिया। नंबर 5 के कामराज जी। दक्षिण भारत की राजनीति के बेताब बादशाह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बुकिंग मेकर जनरल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी जैसी शख्सियतों को देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन राजनीति की शतरंज बड़ी बेरहम और अप्रत्याशित होती है। साल 1967 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। कामराज जी अपने ही गृह नगर विरुधुनगर में डीएमके के एक साधारण से छात्र नेता पी श्रीनिवासन जी से चुनाव हार गए। जिस नेता के एक इशारे पर देश की पूरी राजनीति घूमती थी, उसे जनता ने एक झटके में जमीन पर ला दिया। लेकिन कामराज जी ने इस हार को बेहद सहजता और बड़प्पन से स्वीकार किया। जब उनका निधन हुआ तो देश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पास ना तो कोई आलीशान बंगला था, न गाड़ियां और न ही करोड़ों का बैंक बैलेंस। उनके छोटे से कमरे में मात्र कुछ जोड़ी सादे धोती कुर्ता और कुछ 100 नगद रुपये मिले। उनकी इस अद्भुत बेदाग ईमानदारी और सादगी ने तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को रोने पर मजबूर कर दिया। चुनाव हारने के बाद भी वो ईमानदारी के वो प्रतीक बन गए जिसकी मिसाल आज भी राजनीति में ढूंढना नामुमकिन है। नंबर 4 सुषमा स्वराज जी। साल 1999 का वो दौर था जब कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन चुकी थी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी जी वहां से मैदान में थीं और बीजेपी ने उनके इस अवैध किले को ढहाने के लिए अपनी सबसे तेज तर्रार और ओजस्वी वक्ता सुषमा स्वराज जी को मैदान में उतार दिया। यह चुनाव मीडिया में विदेशी बनाम स्वदेशी का सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका था। सुषमा जी के पास चुनाव प्रचार करने के लिए मात्र 12 दिन का समय था और वो पूरा इलाका पूरी तरह से गैर हिंदी भाषी था, जहाँ कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी थीं। अब अगर आज का कोई और नेता होता तो शायद हिंदी में ही 2-4 रटे रटाए भाषण झाड़कर वापस दिल्ली आ जाता। लेकिन सुषमा स्वराज जी की बात ही अलग थी। उन्होंने मात्र 12 दिनों के भीतर कन्नड़ भाषा सीखी और जब उन्होंने मंच से सीधे कन्नड़ में धारा प्रवाह बोलना शुरू किया तो बेल्लारी की जनता झूम उठी और उनकी दीवानी हो गई। हालांकि चुनाव के नतीजों में सोनिया गांधी जी जीत गईं और सुषमा जी हार गईं, लेकिन सुषमा जी ने वहां के लोगों के दिलों पर ऐसा अमिट जादू बिखेरा कि लोग आज भी उन्हें बेल्लारी की थायम्मा यानी बेल्लारी की माँ और बेटी कहते हैं। पल भर में पराई धरती और अनजान भाषा को अपना बना लेना सिर्फ सुषमा स्वराज जी के ही बस की बात थी। नंबर 3 इंदिरा गांधी जी। साल 1977 का लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। देश में 21 महीने के लंबे और कड़े आपातकाल यानी इमरजेंसी के काले साए से बाहर निकली जनता के भीतर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की सबसे शक्तिशाली और आयरन लेडी कहे जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपनी ही पारंपरिक और सुरक्षित मानी जाने वाली रायबरेली सीट से राजनारायण जी के हाथों बुरी तरह चुनाव हार गई। यह एक ऐसी ऐतिहासिक शिकस्त थी जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक पंडितों को हिला कर रख दिया था। विरोधियों ने सोचा कि अब इंदिरा जी का राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो गया है और कई लोग तो घी के दिए जलाने लगे थे। लेकिन इंदिरा जी को यूं ही राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं कहा जाता। इस करारी हार के बाद वो घर पर बैठकर आंसू नहीं बहाने लगी। उन्होंने इस हार को बेहद शालीनता से स्वीकार किया, जनता के बीच पैदल और हाथी पर बैठकर गईं, अपनी गलतियों के लिए साफ दिल से माफ़ी मांगी और जनता के हर सुख दुख में फिर से शामिल होने लगी। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 3 साल के भीतर यानी 1980 में उन्होंने ऐसी जोरदार और धमाकेदार वापसी की कि विरोधियों के तोते उड़ गए और वो दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। जनता ने उनकी इस बेजोड़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखकर उन्हें फिर से पलकों पर बिठा लिया। नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी। साल 1984 का वो दौर था जब इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में एक ऐसी प्रचंड सहानुभूति की लहर चल रही थी जिसने भारतीय राजनीति के बड़े बड़े सूरमाओं और दिग्गजों के पैर उखाड़ दिए थे। बीजेपी के सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और सबसे चहेते नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के बिल्कुल आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए वहां के महाराजा माधवराव सिंधिया जी को उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया। ग्वालियर के राजघराने का पारंपरिक प्रभाव और ऊपर से कांग्रेस की वो देशव्यापी सहानुभूति की लहर, इन दोनों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी यह चुनाव हार गए। लेकिन अटल जी तो अटल जी थे। उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई जीत और हार के पैमानों से बहुत ऊपर थी। इस हार के बाद भी उनके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही विरोधियों के प्रति कोई कड़वाहट। उन्होंने संसद के भीतर और बाहर अपनी बेजोड़ कविताओं और ओजस्वी भाषणों से जनता का दिल जीतना बदस्तूर जारी रखा। उनकी वो अमर पंक्तियाँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, इसी दौर की गवाह हैं। उनकी इसी अद्भुत खेल भावना, बड़प्पन और सादगी ने उन्हें विपक्ष के नेताओं का भी सबसे प्रिय और आदरणीय नेता बना दिया और आगे चलकर इसी जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया।
नंबर 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिनकी कहानी सुनकर शायद आपको अपनी कानों और आंखों पर यकीन नहीं होगा। भारत के संविधान निर्माता, शोषितों, वंचितों और महिलाओं की बुलंद आवाज़ और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने साल 1952 में देश का पहला लोकसभा चुनाव बॉम्बे नॉर्थ सीट से लड़ा था। आपको यह जानकर भारी हैरानी और शौक लगेगा कि बाबा साहेब यह ऐतिहासिक चुनाव कांग्रेस के एक बेहद साधारण से उम्मीदवार नारायण सदोबा गजरोलकर जिसे हार गए थे। यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा, अजीब और कड़वा मजाक था कि जिस महान इंसान ने इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वोट देने का अमूल्य अधिकार दिया, उसी इंसान को देश की जनता ने पहले ही चुनाव में हार का स्वाद चखा दिया। लेकिन क्या इस चुनावी हार से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कद या उनकी महानता रत्ती भर भी कम हुई? बिल्कुल नहीं। चुनाव के वो नतीजे तो इतिहास की किताबों में महज एक सूखी तारीख बनकर रह गए, लेकिन बाबा साहेब जी ने देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की जो मजबूत नींव रखी, उसने उन्हें देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज चुनाव जीतने वाले ना जाने कितने नेता वक्त की धूल में गुमनाम हो गए, लेकिन बाबा साहेब आज भी हर सच्चे भारतीय के दिल में और देश के संविधान की हर एक लाइन में पूरी शान से जिंदा है।